नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एक न्यूज़ मैंने पढ़ी कि स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट के दौरान हैदराबाद में किसी पेशेंट की डेथ हो गई। न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ आई, सोशल मीडिया पे भी ये न्यूज़ चल रही है, जिसे देख करके हमारे बहुत सारे दर्शक और पेशेंट हमें ये कमेंट कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या मैसेजेस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि स्माइल डिज़ाइन के दौरान क्या जान जा सकती है, क्या ये इतना रिस्क वाला ट्रीटमेंट है। और बड़ा इससे एक क्वेश्चन खड़ा हो गया है कि स्माइल डिज़ाइन में ऐसा क्या हो गया जिससे कि किसी की जान चली गई। तो इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको ये बताऊंगा कि स्माइल डिज़ाइन में क्या किया जाता है, क्या कारण हो सकता है जिस वजह से जिस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं उनकी जान चली गई इस ट्रीटमेंट के दौरान, ऐसा क्या वजह हो सकती है, और क्या फिर अगर ये इतना रिस्की है तो स्माइल डिज़ाइन करना चाहिए या फिर करना ही नहीं चाहिए, या क्या इसके बारे में हम समझे अगर हमें ये कराना है तो किस तरह से इसे हम हमारे ऊपर लें। ये सभी बातें इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको एक्सप्लेन करूंगा। पिछले हफ्ते की बात है, स्माइल डिज़ाइन ट्रीटमेंट के दौरान किसी पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर जिसके लिए उन्हें एडमिट करना पड़ा और फिर उनकी डेथ हो गई, जो कि बड़ा दुखद है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और हम बड़े संवेदनशील हैं इसके लिए कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। हैदराबाद की ये घटना है, न्यूज़पेपर में भी आई है, सोशल मीडिया पे सब जगह ये चल रहा है डिस्कशन, सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है, डॉक्टर्स के, पेशेंट के कई सारे अलग अलग जगह से व्हाट्सएप आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमें कमेंट्स आ रहे हैं कि इसका आप क्या एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे। तो एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि स्माइल डिज़ाइन के दौरान ऐसा क्या हो गया कि किसी की जान चली गई। तो दोस्तों मैं आपको इसमें हर स्टेप वाइज समझाऊंगा कि क्या इसमें किया गया होगा या किस कारण से रिस्क हो सकती है या कैसे हम इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्माइल डिज़ाइन में क्या किया जाता है। आखिर क्या किया जाता है? स्माइल डिज़ाइन का मतलब तो हमें समझ में आता है कि किसी की मुस्कुराहट को बेहतर बनाना, स्माइल को डिजाइन करना। अगर आप अपने ओरिजिनल दांतों से खुश नहीं हैं किसी भी कारण से, तो उसे सुंदर बनाना, आकर्षक बनाना, खूबसूरत बनाना, डिजाइन करना, इसे कहते हैं स्माइल डिजाइन। तो इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? देखिए, दांतों की गैप को करेक्ट करना, दांतों में गैप्स होती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, तो उसे भरना, दिस इज काइंड ऑफ स्माइल डिजाइन, है ना। ये भी एक स्माइल डिजाइन ही है एक तरह से। दांत आगे पीछे हैं, उन्हें एक लाइन में करना, छोटे बड़े हैं उन्हें एक अच्छे लेवल में लाना, दांतों का कलर खराब है तो वो कलर अच्छा करना, कई कारणों से दांतों का कलर जो रहता है वो खराब होता है, स्टेनिंग होती है, तो उसे ठीक करना। तो ये सभी तरीके की बातें स्माइल डिजाइन के अंदर आती हैं। दांतों की शेप, दांतों की साइज, दांतों की पोजीशन, दांतों का कलर, उनके बीच की गैप, आपस में ऊपर और नीचे के दांतों का मिलना, इन सभी चीजों को मिला करके ही हमारी स्माइल जो है वो खुल करके आती है या हमें प्रेजेंट होती, हमें दिखती है। इन सभी बातों को एड्रेस करने को ही स्माइल डिजाइन कहते हैं। तो स्माइल डिजाइन कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं? देखिए, हम दांतों की गैप की बात करें, कलर की बात करें, शेप की बात करें, साइज की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो 4-5 ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, उन्हीं में सारा काम होता है। इसके बाहर कोई नई चीज इसमें नहीं आती। जैसे इसमें कॉम्पोजिट फिलिंग की जाती है, दांतों के बीच में दांतों के कलर से मिलता जुलता एक फिलिंग मटेरियल लगा दिया जाता है, जिसे कॉम्पोजिट फिलिंग कहते हैं। ये क्ले जैसा होता है, इसको आप मनचाहा शेप दे सकते हैं और दांतों के बीच में सेट कर सकते हैं। सूख करके ये हार्ड हो जाता है और ये अपना जगह ले लेता है, अपना शेप ले लेता है, और फिर इसे आप पॉलिश करके स्मूथ कर देते हैं और ये गैप्स करेक्ट हो जाती हैं। इससे दांतों का शेप भी करेक्ट हो सकता है, गैप भी करेक्ट हो सकती है और उनका कलर भी करेक्ट हो सकता है। तो एक चीज तो हो गई कॉम्पोजिट फिलिंग। इसके अलावा फिर इस पे नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं तो विनियर्स और कैप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। विनियर मतलब एक ऐसी कैप कह लें जो सिर्फ दांत को फ्रंट सरफेस से ही कवर करती है, जबकि एक ट्रेडिशनल कैप दांतों को चारों तरफ से कवर करती है। विनियर इज सपोज टू बी प्लेस्ड ओनली ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द टीथ, सिर्फ फ्रंट साइड से ही दांत को जो कवर करेगा वो कहलाएगा विनियर। विनियर और कैप का भी उद्देश्य यही होता है कि हम दांतों के कलर को विनियर द्वारा मास्क कर दें। दांत स्टेन्ड है, निशान है, उन पे दाग है, रेडिश है या व्हाइटिश फ्लेक्स है, हमें वो ठीक करने हैं, वो नॉर्मल क्लीनिंग से नहीं जाएंगे, तो विनियर और कैप एक परमानेंट सॉल्यूशन है उसके लिए। गैप्स करेक्ट करने के लिए, है ना, कोई मिसिंग दांत है तो भी कैप में कवर हो जाएगा और आपका पोजीशन दांतों की कुछ हद तक इससे मैनेज हो जाएगी। क्राउन में थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पोजीशन मैनेज करने की एज कंपेयर टू विनियर, पर हाँ कुछ हद तक ये भी एड्रेस इसमें हो जाएगा। तो विनियर या कैप सेकंड चीज होती है जो स्माइल डिजाइन में की जाती है। इसके अलावा हो सकता है कई बार कोई दांत हमें निकालना पड़ जाए,
तो टूथ एक्सट्रैक्शन, दांत का निकालना भी स्माइल डिजाइन के अंतर्गत आ सकता है। कई बार किसी को बहुत सेंसिटिविटी हो दोस्तों और उस दांत का ट्रीटमेंट करना हो या ट्रीटमेंट कर देने से सेंसिटिविटी की आशंका हो, तो ऐसी कंडीशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी इसका एक कंपोनेंट बन सकता है। तो रूट कैनालिंग कैन ऑल्सो फॉल अंडर स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट। रूट कैनाल भी स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट के अंदर करने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ब्रेसेस जो है वो दांतों को मूवमेंट कराते हैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं दांत को 3 डायमेंशनली, कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कैसा भी। तो ब्रेसेस स्माइल डिजाइन का एक अंग है। ब्रेसेस स्माइल डिजाइन को करने में इफेक्टिव हैं। हम किसी कंडीशन में चाहते हैं कि भी ब्रेसेस लगा करके दांतों को ठीक किया जाए तो स्माइल डिजाइन की जाएगी ब्रेसेस के द्वारा। स्माइल डिजाइन मतलब तो स्माइल को खूबसूरत बनाना। तो क्या ब्रेसेस स्माइल को खूबसूरत बनाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। ब्रेसेस जो है वो तो स्माइल को अच्छी करने के लिए ही होते हैं ना, दांतों को सही पोजीशन पर लाने के लिए होते हैं, फंक्शनली भी और लुक वाइज भी। तो ब्रेसेस भी स्माइल डिजाइन का एक हिस्सा है। आजकल जो है वो एक इनविजिबल ब्रेसेस का चलन है, जिसमें कि जैसे हम अलाइनर कहते हैं, जिसमें हम ऐसे ब्रेसेस लगाते हैं जो कि दिखते नहीं, बात करते वक्त बोलते वक्त पता नहीं चलता कि किसी ने ब्रेसेस लगा रखे हैं, उसे इनविजिबल ब्रेसेस कहते हैं। तो उसका थोड़ा तरीका अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली उससे भी चाहिए हमें यही होता है कि हमारे दांत सही पोजीशन पर जाए, हमारी स्माइल जो है वो खूबसूरत हो या स्माइल डिजाइनिंग हो सके। तो अलाइनर भी स्माइल डिजाइनिंग के काम आते हैं, इनविजिबल ब्रेसेस भी। तो मैंने आपको बताया कि स्माइल डिजाइन में हमें गैप करेक्ट करना होती है, दांतों की पोजीशन करेक्ट करना होती है, हमें दांतों का शेप करेक्ट करना होता है, साइज करेक्ट करना होता है, कलर करेक्ट करना होता है और ऊपर नीचे का अलाइनमेंट ठीक करना होता है। ये सारी बातें हमें स्माइल डिजाइन में करना होती है, जिससे कि हमारी मुस्कुराहट खूबसूरत दिख सके। और इसके लिए क्या क्या किया जाता है? कॉम्पोजिट फिलिंग की जा सकती है, कैप लगाई जा सकती है, विनियर लगाया जा सकता है, दांत निकालना पड़ सकता है, रूट कैनालिंग की जरूरत पड़ सकती है, ब्रेसेस या तो ट्रेडिशनल या इनविजिबल लगाए जा सकते हैं। ये सारी बातें जो है हमें ये सब चीजों से डील करने में हेल्प करेंगी और हमारा ट्रीटमेंट होगा, हमारी स्माइल डिजाइन हो जाएगी। तो अब इसमें ये सभी ट्रीटमेंट ऑप्शन में कितनी रिस्क किसमें है या कौन सा कितना रिस्की है, हम इस बारे में बात करते हैं। तो हम इससे आगे बढ़ पाएंगे, हम ये समझ पाएंगे कि उन पेशेंट के साथ क्या हुआ होगा, किस स्टेप पे रिस्क वाला काम हुआ होगा या क्या कारण उनकी डेथ का बना होगा। तो देखिए, फिलिंग में तो दोस्तों कोई रिस्क हो नहीं सकती, ये तो आप समझ सकते हैं कि भी फिलिंग करना है या जैसे और आसान भाषा में लोग कहते हैं मसाला भरना है, तो इसमें तो कोई जान जाने की रिस्क वाली बात बनती नहीं है, तो इसे तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कैप लगाने की या विनियर लगाने की। विनियर को भी एक बार अभी हम कैप ही समझ करके चलते हैं, विनियर को भी आप कैप की ही कैटेगरी में रखें तो हमारे डिस्कशन में हमें आसानी होगी इस वीडियो में, क्योंकि विनियर के लिए भी जो काम किया जाता है वो कैप की तरह ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो कैप या विनियर में भी जान जाने की रिस्क तो नहीं मान सकता मैं नहीं मानता कि जान जाने की रिस्क कैप या विनियर में हो सकती है। हजारों डेंटल क्लिनिक में लाखों कैप हर रोज पूरे देश में, पूरी दुनिया में बनाई जा रही हैं। कैप लगाना तो इतना सालों पुराना ट्रीटमेंट है, सालों पुराना तरीका है, 25-50 साल से ज्यादा समय हो गया होगा कैप दुनिया में लगते हुए, इंडिया में लगते हुए। तो कैप लगने से जान की रिस्क है ये कहना बहुत सही नहीं है, तो इसे भी हम इस रिस्क फैक्टर के बाहर करते हैं। फिर हम बात करते हैं ब्रेसेस की। इनविजिबल हो चाहे नॉर्मल हो, हम दोनों को भी एक ही कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि दोनों में एक जैसा ही हमें करना होता है। इसमें प्लेट पहननी होती है, वहां ब्रैकेट लगते हैं, पर हाँ एक जैसा ही ट्रीटमेंट है वो। तो ब्रेसेस में भी क्या किसी की जान जा सकती है? मैं नहीं मानता दोस्तों इसको कि ब्रेसेस में किसी की जान जा सकती है। दूसरी बात ये भी है कि जिनका ये एपिसोड हुआ है उनकी शादी थी, तो शादी के जस्ट पहले वो शायद ब्रेसेस लोग नहीं लगवाते हैं क्योंकि शादी में थोड़ा ब्रेसेस से एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रेसेस लगवा रहे होंगे शादी के जस्ट पहले, तो ब्रेसेस का फैक्टर बाहर है। और वैसे भी इतने सालों साल से इतने बच्चों को, इतने एडोलेसेंट्स को ब्रेसेस लगाए जा रहे हैं, ब्रेसेस से जान नहीं जाती भाई। ब्रेसेस से जान जाने का ऐसा कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। ब्रेसेस तो दांत का मूवमेंट कर रहे हैं, किसी की जान क्यों जाएगी ब्रेसेस से? तो ब्रेसेस भी इस ट्रीटमेंट के बाहर होता है। फिर हम बात करते हैं दांत निकालने की। अगर किसी का दांत निकाला जाए
तो दोस्तों दांत तो स्माइल डिजाइन के अलावा भी बहुत ट्रीटमेंट में निकालते हैं ना। किसी का दांत सड़ जाता है, किसी का दांत खराब हो जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, कैविटी हो जाती है, डीके होता है, बहुत ज्यादा पेन करा रहा होता है, या अकल दाढ़ कोई दिक्कत दे रही होती है। बहुत सारे कारणों से लोगों के दांत तो सालों साल से 50-100 साल से निकाले ही जा रहे हैं। इतने क्लिनिक है, इतने डेंटल कॉलेज हैं, इतने डॉक्टर हैं, तो दांत निकालना या रूट कैनालिंग करना तो सबसे बेसिक कॉमन सबसे पुराना डेंटल ट्रीटमेंट है, जिसमें कि जान जाने का ऐसा कोई स्कोप दांत निकालने के कारण नहीं है। हां देखें, दांत निकालते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो या रूट कैनाल वक्त करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो एक अलग बात है, उस पर हम डिटेल में आते हैं अभी कि क्या हो सकता है जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन खड़ी हो सकती है। तो देखिए, दांत निकालने से जान चली जाएगी ये कहना भी बहुत जस्टिफाइड नहीं है, रूट कैनालिंग करने से भी जान चली जाएगी ये कहना जस्टिफाइड नहीं है। आप सब ये सोचें कि आप भूल जाए एक बार कि रूट कैनाल को स्माइल डिजाइन के लिए किया गया है। आप समझे कि रूट कैनाल तो एक रूट कैनाल है जो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए की जाती है, डेंटल ट्रीटमेंट के लिए सबसे कॉमन डेंटल ट्रीटमेंट ही रूट कैनालिंग है। तो रूट कैनाल करने से किसी की जान जाएगी ये बात कहना गलत है। आप सभी के नोन में, आपके परिवार में, आपके जानकार लोगों में कभी ना कभी किसी न किसी ने किसी न किसी से कहीं ना कहीं रूट कैनाल तो कराई होगी। आपने ये वर्ड 100% सुन रखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट डेंटिस्ट्री में होता है या आपने कभी सुना ही नहीं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब दांत के अंदर से सफाई, महज दांत के अंदर से सफाई और डिकेड पार्ट को निकाल देकर वहां पर एक फिलिंग मटेरियल डाल देने को ही रूट कैनाल कहते हैं। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस जैसी बात नहीं होती। हाँ, ये बात और है कि रूट कैनाल करने के लिए और दांत निकालने के लिए दोस्तों सुन करने का इंजेक्शन देना पड़ता है। सुन करे बिना आप रूट कैनालिंग जनरली नहीं कर सकते और दांत निकाल तो बिल्कुल भी नहीं सकते सुन करे बिना। पेशेंट को पेन होगा तो वो करने नहीं देंगे। तो सुन करना, लोकल एनेस्थीसिया देना, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है रूट कैनाल के पहले और दांत निकालने के पहले। कई बार सुन करने की जरूरत कैप और विनियर के लिए भी पड़ती है। जब हम कैप और विनियर के लिए दांतों को शेप देना चाहते हैं या उसे हम ग्राइंड करना चाहते हैं तो उसमें भी कई बार हमें लोकल एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ती है। पर दोस्तों, कैप, दांत निकालना या रूट कैनाल सालों साल से हो रहे हैं, हर क्लिनिक में हो रहे हैं, हजारों लाखों पेशेंट इसे रोज करा रहे हैं देश भर दुनिया भर में, जिसके लिए वो सुन भी करा रहे हैं, लोकल एनेस्थीसिया भी लगवा रहे हैं। और लोकल एनेस्थीसिया न सिर्फ कोई दांत निकालने के लिए बल्कि बॉडी में किसी प्रोसेस के लिए करा रहे हैं ना लोग। इतने पेशेंट, इतने डॉक्टर, इतने हॉस्पिटल, इतने क्लिनिक, इतनी सर्जरी चल रही है, तो जगह जगह लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग हो रहा है। तो लोकल एनेस्थीसिया तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आज ही पहली बार हुआ या इनके साथ ही हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड चीज है जो सालों साल से हजारों चीजों के लिए लाखों लोगों पर रोज की जा रही है। इसमें ऐसा कुछ भी बहुत खतरनाक या बहुत रिस्की नहीं है, बशर्ते इसके लगाने के नॉर्म्स का और सही टेक्निक का पालन किया जाए। ये बहुत जरूरी है कि जो भी डॉक्टर किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो प्रॉपरली एनेस्थीसिया दे, एनेस्थीसिया का उन्हें पूरा ज्ञान हो, नॉलेज हो, उसके बारे में जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो और उनके हाथों में वो स्किल हो, उनको वो एक्सपीरियंस हो काम करने का कि सुन करने का इंजेक्शन कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कौन सी नस को हम सुन करना चाहते हैं और कितनी मात्रा में हम वो लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे रहे हैं। कहीं हम उसका ओवरडोज तो नहीं कर रहे कि हम दिए ही जा रहे हैं तो बॉडी में उसकी टॉक्सिसिटी इकट्ठी हो रही है या उसका कोई एडवर्स इफेक्ट होने की संभावना किसी को हो रही है। तो ये बातों का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। अगर ये बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो जरूर इससे एक रिस्क पैदा होती है। ऑल्दो किसी की जान ही चली जाए ऐसा तो फिर भी नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। देखिए, एग्जैक्ट कारण तो अब क्या रहा होगा डेथ का ये नहीं कहा जा सकता जब तक कि डेप्थ में हमें वो सिचुएशन वहां हमने खड़े के ना देखी हो। लेकिन फिर भी कुछ संभावित कारण मैं आपको बताता हूं कि क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबल रीजन हो सकता है। सबसे पहला तो ये हो सकता है दोस्तों कि जो लोकल एनेस्थीसिया लगाया गया उसकी क्वांटिटी बहुत अधिक हो गई हो। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो दवाई लगा दी जाती है तो फिर उसके कुछ साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी होती हैं जो कि गंभीर परिणाम ला सकती हैं। हालांकि डेथ तो बहुत आखिरी चीज है जो हो सकती है, बट स्टिल हाँ कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर लोकल एनेस्थीसिया की जो क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा लगा दी गई हो, जो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है।
दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि जो लोकल एनेस्थीसिया का सॉल्यूशन लगाया जाता है वो हमारे टिश्यू प्लेन्स पे लगाया जाता है। तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जब ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो दवाई डायरेक्ट नस के अंदर ना लगे। तो अगर नस के अंदर वो दवाई गलती से लग जाए और बहुत ज्यादा लग जाए तो वो भी एक सीरियस मैटर बन सकता है। नस के अंदर जब कोई दवाई डायरेक्ट लग जाती है तो वो बहुत ज्यादा जल्दी सर्कुलेशन में मेन स्ट्रीम में आ जाती है, तो उससे बहुत जल्दी फिर वो उसके साइड इफेक्ट या नुकसान भी हो सकते हैं। और अगर वो नॉर्मली टिश्यू प्लेन्स में है और डायरेक्ट नस में नहीं है तो धीरे धीरे वो अब्जॉर्ब होगा और उसका जो इफेक्ट है वो उतना सीरियस नहीं होगा। तो ये अगर ध्यान नहीं रखा गया और डायरेक्ट नस में लग गया तो ये भी एक नुकसानदायक बात हो सकती है। तीसरा कारण हो सकता है कि लोकल एनेस्थीसिया की जो दवाई है उससे उस पेशेंट को एलर्जी हो। देखिए, लोकल एनेस्थीसिया लगाने के दौरान हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि उससे पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो हम पेशेंट से पूछ लें कि क्या पहले उन्होंने कभी सुन करा रखा है, किसी ने जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑलरेडी करा रखे हैं, कुछ दांतों में रूट करा लेंगे या कहीं दांत निकलवा रखा है, ये सब है, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि लोकल एनेस्थीसिया पहले लगा होगा तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो फिर हमें यहाँ इंश्योर करना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम उससे ना हो, पेशेंट को एलर्जी वगैरह ना हो। तो वो थोड़ा उसका तरीके रहते हैं टेस्ट करने के, जो मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। पर हाँ, ये टेस्ट कर लेना चाहिए कि उस पेशेंट को उससे एलर्जी तो नहीं है दवाई से। अगर एलर्जी है और वो दवाई बहुत सारी लग गई तो उससे एकदम इमीडिएट रिएक्शन हो सकती है, जिसे एनाफाइलेक्सिस कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो उसमें एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पेशेंट के लिए बन सकती है। चौथी बात रहती है कि लोकल एनेस्थीसिया की दवाई की जगह गलती से कुछ और ही इंजेक्शन लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत अनफॉर्चुनेट ऐसा होना, पर ऐसा अगर हो जाए तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। कोई और दवाई की जगह अगर और कोई दवाई लगा दे तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि वो एक सीरियस मैटर बन सकता है और उससे नुकसान पेशेंट को ज्यादा हो सकता है। पांचवी प्रोबेबल रीजन ये है कि कई बार क्या होता है, पेशेंट को सुई देखते ही, इंजेक्शन देखते ही या ब्लड देखते ही घबराहट हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं, कोई बेहोश होकर गिर जाते हैं, सिनकोप जिसे कहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जब होती है, अब ये कंडीशन जब ज्यादा सीवियर हो जाए और उसे प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए और एक पेशेंट जो है वो एक कार्डियोवास्कुलर कार्डियक कोलैप्स में चला जाए, तो इस तरह की कंडीशन में कार्डियक अरेस्ट होना या हार्ट फेल, जिसे हम आसान भाषा में कहें, इस टाइप की चीजें, बहुत कमजोर दिल का कोई व्यक्ति हो और वो सुई देख के इंजेक्शन लगवा के थोड़े से दर्द में एकदम जोर से घबरा जाए और पैनिक कर जाए और वो उसका जो है कार्डियक कोलैप्स या हार्ट फेल जिसे हम कहें वो हो जाए, तो ऐसा, अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं पता लगाने का कि भी किसको हो सकता है किसको नहीं हो सकता है, पर ये भी एक कारण हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा घबराहट में पेशेंट कोलैप्स कर गए और वो सहन नहीं कर पाए थोड़ा सा भी प्रेत या थोड़ा सा भी वहां पर जो पता लगता है इंजेक्शन लगने के दौरान। तो ये भी एक रीजन प्रोबेबल हो सकता है। तो कोई मेडिकल इमरजेंसी चेयर पे अचानक बन जाना, जैसा मैंने पहले बताया, तो ये तो एक प्रॉब्लम कभी भी किसी के भी साथ कहीं भी हो सकती है, जिसका कोई अनुमान पहले से तो नहीं लगा सकते। पर हाँ, प्रॉपर हिस्ट्री जब पेशेंट की लेते हैं, उनसे जब बात करते हैं, तो इसका एक अंदाजा लग जाता है कि किसी पेशेंट को और कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम क्या तैयारी रखें। तो ये 4-5 संभावनाएं हो सकती हैं कि लोकल एनेस्थीसिया के कारण या इंजेक्शन के कारण किसी की डेथ अगर हो जाए तो इनमें से कोई एक कारण हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि रहा हो। तो हमें इससे सीख क्या मिलती है इस पूरे एपिसोड से? देखिए, पेशेंट के लेवल पर हमें ये सीख मिलती है कि आप अपने डॉक्टर को अपनी कोई भी पुरानी मेडिकल कंडीशन है, एग्जिस्टिंग कोई बीमारी है, आपको रेगुलर दवाई लेते हैं, कोई हादसा आपके साथ पहले हो चुका है या आपके घर में कोई फैमिली हिस्ट्री है किसी प्रॉब्लम की, इस तरह की कोई भी बात अगर आपको लगता है कि आपकी मेडिकल हेल्थ से जुड़ी हुई है और आपके डॉक्टर को वो जानना चाहिए, तो उसे आप बताएं। आप उसे बेझिझक होकर के अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है या मैं इस दवाई से एलर्जी मुझे, या जो भी है, आपने कोई एक्सपीरियंस आपका ट्रीटमेंट का सर्जरी का रहा है या कोई एपिसोड आपको याद है कि हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ, या घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसे बताएं। पेशेंट के लेवल पर ये जरूरी होता है ना। फिर आप अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कराएं। कई बार क्या होता है, डॉक्टर पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपनी शुगर की टेस्ट कराएं या ये कराएं, और लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं कि दांत का ही तो काम है, इसमें क्या करूंगा मैं, जांचें करा के कोई बात नहीं, तो ऐसा कौन सा मैं कोई हार्ट की या ब्रेन की सर्जरी करा रहा हूँ जो इतनी डॉक्टर साहब ने लिख दी है टेस्ट, अब उसमें खर्चा होगा, पैसे लगेंगे, तो लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि हाँ जी डॉक्टर साहब सब ठीक है, मुझे तो कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल ना रखें, अपनी मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से बताएं। और अगर आपके डॉक्टर कोई आपको टेस्ट कराने का बोलते हैं किसी भी प्रोसेस के पहले, तो उसे लाइटली ना लें, हल्के में ना लें, उसे करें। ये हमारी सुरक्षा के लिए होता है। तो आप अपनी हिस्ट्री डॉक्टर को बताएं, और आपके डॉक्टर अगर आपको कोई भी टेस्ट कराने का बोलते हैं तो उसे लाइटली ना लें, उसे कराएं। ये हमारी सुरक्षा के लिए होता है।
ये बात हुई पेशेंट के लेवल की। अब डॉक्टर के लेवल की बात ये है कि आप खुद अपने पेशेंट से डिटेल में, डॉक्टर को चाहिए कि वो पूछें, डिस्कस करें, सारी बात की तह में जाएं और इससे एक समझने की कोशिश करें कि कौन सा पेशेंट जो है वो किस टाइप के प्रोसेस के लिए फिट है या नहीं है, या अगर उसे फिट करना है तो उसके लिए क्या चीजें पहले की जानी चाहिए। किसी और डॉक्टर की मदद अगर आपके डॉक्टर को लेना हो तो वो उसे लें, किसी फिजिशियन से कंसल्ट करना हो या किसी जनरल सर्जन से कंसल्ट करना हो या किसी एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर का सपोर्ट लेना हो प्रोसेस के दौरान। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजों में लोग हिचक ना करें। थोड़ा इसमें डॉक्टर को कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, पर वो करें तो उससे पेशेंट की सेफ्टी ज्यादा रहेगी। दूसरी बात डॉक्टर के लेवल पे ये जरूरी है कि जिस भी क्लिनिक में ट्रीटमेंट हो रहा है वो डॉक्टर अपने क्लिनिक में हर इमरजेंसी की तैयारी अच्छे से रखें। देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन कह के नहीं आती, कोई भी आपातकालीन स्थिति पहले से पता होगी तो फिर वो आपातकालीन क्यों कहलाएगी, वो तो प्लांट बात हो गई ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी भी कोई भी चीज हो सकती है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए जो तैयारियां होती हैं वो की भी होनी चाहिए। जैसे कि आप फ्लाइट में बैठते हैं तो यही मान के बैठते हैं कि कुछ नहीं होगा, फ्लाइट सेफली लैंड होगी, कोई हादसा नहीं होगा, सभी यही मान के बैठते हैं, मैं भी यही मान के बैठता हूं। ऐसा अगर सोच लूंगा कि आज ये फ्लाइट गिरने वाली तो फिर थोड़ी ना उसमें बैठूंगा। लेकिन जाते हैं ना, हम ट्रैवल करते हैं ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है कि हादसा हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो उन फ्लाइट वालों को क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि वो कोई हादसा हो जाए तो उसकी तैयारी रखें कि भाई कैसे निपटेंगे, कैसे इमरजेंसी में लोगों को यहां से निकालेंगे। तो वो बताते हैं कि देखिए अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो तो ये एग्जिट द्वार है, ये ऑक्सीजन मास्क है, ये ऐसा है वैसा है, सब समझाते हैं। तो वैसी तैयारियां जो सर्जिकल फील्ड में या डेंटिस्ट्री में कहूं मैं, या लोकल एनेस्थीसिया देने में या प्रोसीजर में लगती है, वो सब आपके क्लिनिक में आपके डॉक्टर द्वारा रखी जानी चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई इमरजेंसी अगर होती है तो उसे डील करने के लिए, उसको सॉल्यूशन देने के लिए, उसको निपटाने के लिए सारी चीजें, इमरजेंसी ड्रग्स, इंट्यूबेशन का सामान, डिफिब्रिलेटर और भी जो भी चीजें इसमें होती है वो वहां पर है, तो पेशेंट को हम उससे सुरक्षित निकाल लेंगे और कोई जान की हानि जैसी सिचुएशन नहीं होगी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा काम करा सकते हैं। तो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं फ्रेंड्स कि आप अपने डेंटिस्ट का चुनाव अच्छे से करें। आप जिस भी देश में हैं या इंडिया के जिस भी शहर से मुझे सुन रहे हैं, तो मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूं कि आप अगर स्माइल डिजाइन कराना चाहते हैं, अपने दांतों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, जिसके लिए ये सभी ट्रीटमेंट जो मैंने आपको समझाए, इसमें से कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके लिए आपके डॉक्टर निकालेंगे और फिर आप उसे करवाएंगे। डिजिटली भी आप ये देख सकते हैं आजकल की आपकी स्माइल कैसी डिजाइन होगी। तो इस सब के बाद जब आप ये ट्रीटमेंट फाइनली करेंगे तो आप अपने डेंटिस्ट से डिस्कस करें, सारे रिस्क फैक्टर्स पे बात करें और ये सुनिश्चित करें कि आप एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ये काम करा रहे हैं। डेंटिस्ट्री में भी मेरी सलाह ये है दोस्तों, बहुत सारी स्पेशलिटी होती है, अलग अलग ब्रांचेस होती है। रूट कैनाल के डॉक्टर अलग होते हैं, दांत निकालने के मैक्सिलोफेशियल होते हैं, या इम्प्लांट करने की अलग स्पेशलिटी है, बच्चों के डेंटिस्ट अलग हैं, मसूड़े के अलग हैं, ब्रेसेस के अलग हैं, क्राउन ब्रिज के अलग हैं, प्रोस्थोडोंटिस्ट उन्हें कहते हैं। तो ये कोशिश करें कि आप डेंटिस्ट्री में भी अपना स्माइल डिजाइन या अपना कोई भी काम उस ब्रांच के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करें, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी, रिस्क फैक्टर मिनिमाइज रहेगा और आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, सेफ होगा। तो आप ये सुनिश्चित करें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और उसके बाद ही, सारी बातों पे कन्विंस होने के बाद ही ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें। देखिए, आप जिस भी शहर में, कोई छोटे शहर में भी या किसी गांव में भी हैं, तो आप कहीं ट्रेवल करके जा सकते हैं अपने आसपास, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते। स्माइल डिजाइन जो ट्रीटमेंट है उसके लिए कोई बहुत बार जाना पड़ेगा या बहुत कोई लंबा चौड़ा अनटिल अनलेस ब्रेसेस हो जिसमें हर महीने जाना हो, वो एक बात अलग है। बट जनरली स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट 2-3 बार में हो जाता है। तो अगर आपको कहीं जाना पड़ता है या आपको कहीं एक आध दिन रुक के भी काम कराना पड़ता है, तो इसको आप एक बोझ ना लें, इससे आप घबराएं ना। आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, भले थोड़ा दूर जाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बेहतर जगह जाएं जहां सारे सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो होते हों, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो और सेफ तरीके से ही आपका काम किया जाता है। ऐसी जगह पे आप जाएं और ये सब चीजों को आप समझ करके फिर ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें। तो अब उन पेशेंट के साथ क्या हुआ ये कह पाना हमें इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन सभी ट्रीटमेंट में ऐसी कोई चीज नहीं की जा रही होती जिससे किसी की जान पे बात बनाए। स्माइल डिजाइन से जान चली जाएगी ऐसा न सोचें। किसी कारण से किसी की जान चली गई अगर, तो वो एक बात अलग है, वो
वैसी बात है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, जो होना होता है वो हो जाता है। हमारे हाथ में ये होता है कि हम हमारे सेफ्टी नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो करें, और हम डॉक्टर भी वैसा चुने जो सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हो। उनकी क्लिनिक में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने की पूरी व्यवस्था हो, उनके पास वो सारा आर्मामेंटेरियम हो, इमरजेंसी ड्रग्स हो, इंट्यूबेशन के सामान हो, उन्हें इस चीज का नॉलेज हो कि इमरजेंसी को कैसे डील करते, तो सेफ्टी जो है हमारी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, और हम ये इंश्योर कर सकेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो पूरी सेफ्टी के साथ हो। तो ये बातें रहती है सेफ्टी की। अब जैसे कोई हाईवे पे गाड़ी ले जा रहा है और किसी की मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई, तो क्या कल से लोग हाईवे पे गाड़ी ले जाना छोड़ देंगे, या कल से लोग कार चलाना छोड़ देंगे, या कोई फ्लाइट में एक्सीडेंट हो गया तो क्या लोग फ्लाइट में जाना छोड़ देंगे? नहीं ना, दुनिया चलेगी, काम होंगे, लोग फ्लाइट में बैठेंगे, हाईवे पे जाएंगे, कार चलाएंगे। बस ये सोचेंगे कि हमारी सेफ्टी कैसे इंश्योर की जा सकती है, बाकी जो होना है वो तो होएगा ही, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कभी कुछ करेंगे ही नहीं, कहीं जाएंगे ही नहीं। हम स्माइल डिजाइन ट्रीटमेंट करेंगे ही नहीं क्योंकि किसी के साथ ऐसा हो गया, ये कहना गलत है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी स्माइल पे काम हो, वो अच्छी दिखे, तो ये अदरवाइज एक सेफ चीज़ है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप सेफ्टी नॉर्म्स को समझें और उसके हिसाब से काम करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ये समझाने में सफल हुआ हूं कि स्माइल डिज़ाइन के दौरान किसी की जान चली गई तो क्या हुआ होगा, या क्या समझे इससे हम, या क्या स्माइल डिज़ाइन करें ही ना, या स्माइल डिज़ाइन में क्या किया जाता है, किस चीज़ में कितनी रिस्क है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में समझ में आई होंगी। अगर इससे जुड़े और भी कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। कैसा आया?